हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज ही हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। और यह करंट अफेयर्स जो हमारा है वो आपका 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच के हैं, जो कि हमारे पुराने करंट अफेयर्स पेंडिंग जो रह गए हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको इस वीक के अंदर में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आगे के जो वीक होंगे वो आपके पैरेलल चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा आपको सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं ध्यानम पीसीएस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक देखें। यह आपको ज़रूरी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट नहीं है, आपको डिटेलिंग के साथ बताया जा रहा है, जो कि आपको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता रहता है, और आपको यदि डिटेलिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन करने में कम समय लगता है, और क्या ये लंबे समय तक आपको रिटेन रहते हैं, याद रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। और कृपया फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, इससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक में बदलाव की मंजूरी दी है। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक जो कि 2023 है उसमें बदलाव की मंजूरी दी है। यह विधेयक जो कि 42वां अधिनियम में 183 प्रावधानों में जो संशोधन करके छोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास करता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में यह जन विश्वास जो कि विधेयक पेश किया था। तो आप नाम याद रखें, जिसमें कि 42वां अधिनियम है संशोधन, और इसमें 183 प्रावधान में संशोधन करके छोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से इसमें बाहर रखा गया। और यह जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस बात को भी याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला स्पोर्ट्स से है, जो कि विंबलडन से पूछा जा रहा है। तो विंबलडन ओपन 2023 में विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं विंबलडन ओपन जो कि 2023 में सिंगल्स का खिताब चेक गणराज्य की मार्केटा वोरसोवा के फाइनल में ट्यूनीशिया को आन से जो कि हराकर यह पुरस्कार जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो विंबलडन ओपन जो कि 2023 में सिंगल्स का खिताब चेक गणराज्य की मार्केटा ब्रोदोसोवा ने यह जो कि ट्यूनीशिया को हराकर जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, पेरिस में आयोजित सीईओ जो कि फोरम को किसने संबोधित किया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि सभी कंपनी के सीईओ से मुलाकात किया गया था। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इनोवेल जो कि मैक्रो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को जो कि डोर्सी में क्यों डोर्सी पेरिस में जो कि संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस के जो कि दिग्गज सीईओ एक समूह को संबोधित किए। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। और इसमें जो कि फ्रांस के दिग्गज सीईओ के साथ एक समूह को इन्होंने संबोधन किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने और आर्थिक सहयोग को जो कि प्रोत्साहन करने के उद्योग से यह जो कि भूमिका में प्रशंसा की थी। और हाल ही में जो कि पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह आप नाम याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में पीएम मोदी को फ्रांस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो पारुल चौधरी, आप नाम सुना होगा फ्रेंड्स। तो ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि 2023 में पारुल चौधरी ने वुमेन्स की 3000 मीटर जो कि स्टेप चेंस में जो कि गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रतियोगिता में भारत ने अभी तक कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो
1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, जो कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल में है। आयोजन जो कि इसका थाईलैंड में किया जा रहा है और यह जो कि 12 से 16 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट भी याद रखें, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पारुल चौधरी जो कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग जो कि 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 में भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जो कि तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक EPI जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। जो कि इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 22 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है और इसके बाद देश के जो कि विशेष क्षेत्र प्रदर्शन का इसमें विवरण दिया गया है। तो आप इसके जो कि रैंकिंग का एक सेपरेट आप वीडियो बना सकते हैं, जो कौन सा रैंक किसमें दिया गया है। बाकी आपको यह पता रहना चाहिए जो कि इसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई को जो कि जारी किया गया 2022 का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो कि संबंधित है वो तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक। और नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, यह जो कि यह 2015 में अस्तित्व आया। इससे पहले यह योजना आयोग का भाग था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM इसके अध्यक्ष होते हैं अभी वर्तमान में जो कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। CEO कौन है? VP R सुब्रमण्यम उनके CEO है और उपाध्यक्ष जो कि सुमन बेरी अभी इस पद पे बने हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये अभी स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसे एक सेक्शन पे आप नोट कर सकते हैं। तो 12 से 16 जुलाई तक जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तो यह रैंकिंग आप जरूर याद रखें, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड 12 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 27 पदक अपने नाम किए गए। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकल गए। या तो टोटल पदक आप याद रखें, टोटल गोल्ड कितने 6 आए, सिल्वर 12 और 9 ब्रॉन्ज आए। साथ ही जो कि इसका आयोजन था बैंकॉक में किया गया 12 से 16 जुलाई के मध्य। और इसमें पहले स्थान पर जो कि जापान आता है 37 जो कि है, चाइना 22 और भारत 27 जो कि इसमें पदक तालिका में। फ्रेंड्स इसमें आप चाइना का करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यदि पदक तालिका में 27 तीसरा तो है, इसमें 32 होना चाहिए। इसका आप एक बार करेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो दलीप ट्रॉफी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो दलीप ट्रॉफी जो कि 2023 का खिताब साउथ जोन ने अपने नाम किया है। तो किस जोन ने? साउथ जोन ने अपने नाम किया है। यह बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए जो कि दलीप ट्रॉफी मैच में फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन को हराकर साउथ जोन ने ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो इम्पोर्टेंट है, जिनमें साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर जो कि अपने नाम यह खिताब किया है। और 2023 का आपको सिंपल में याद रखना है, तो साउथ जोन के द्वारा यह मुकाबला जीता गया। बट आपको यह पॉइंट्स भी याद रखना है, जो कि वेस्ट जोन जो कि टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम है। जो कि सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम कौन है? तो वेस्ट जोन ही है। तो अब दलीप ट्रॉफी जो कि खिताब वेस्ट साउथ जोन के द्वारा जीता गया। अगला देख लेते हैं, नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? नोमैडिक सैन्य अभ्यास नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो भारत और मंगोलिया जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जो कि 2023 मंगोलिया के उलान बटोर में 17 से 31 जुलाई, डेट याद रखें फ्रेंड्स, जो कि 17 से 31 जुलाई से शुरू होगा। यह नोमैडिक जो कि एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह देखा जाए तो भारत और मंगोलिया का जो कि वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जो कि 17 से 31 जुलाई के बीच शुरू होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह जो कि AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल के अवसर पे भारतीय भाषाओं में निःशुल्क जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम AI फॉर इंडिया का शुभारंभ किया गया है। तो यह जो कि आप नाम याद रखें, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह विश्व युवा कौशल विकास के अवसर पे भारतीय भाषाओं में एक जो कि निःशुल्क
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम AI फॉर इंडिया का शुभारंभ किया गया। और ये जो कि GUBI एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जो कि इनविट्रो स्टार्टअप प्रौद्योगिकी मंच है, जो कि एक प्रकार से स्थानीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी सीखने को सक्षम बनाता है। और इस कार्यक्रम को देखा जाए तो 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया जा रहा है। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप यह मार्किंग याद रखें, जो कि इस कार्यक्रम को 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया जा रहा है। AI फॉर इंडिया जो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो कि चालू किया गया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023, तो यह जो कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम का, जो कि आप सीक्वेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो विंबलडन जो कि 2023 पुरुष एकल जो कि फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने 4 बार के गत चैंपियंस नोवाक जोकोविच को हराकर चैंपियंस में अपना पहला पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पहला कार्लोस अल्काराज के द्वारा पहला पदक जीता गया है। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराकर अपना खिताब जीता है। और विंबलडन जो कि चैंपियंस एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो विंबलडन से एक इम्पॉर्टेंट और हो जाता है, जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। वुमेन्स ने देखा जाए तो चेक गणराज्य की मार्केटा वर्सोवा ने फाइनल में ट्यूनीशिया को हराकर यह खिताब जीता है। तो साथ में आपको वीमेंस का भी याद रखना है, महिला का, जिसमें कि चेक गणराज्य की मार्केटा वर्सोवा ने फाइनल में ट्यूनीशिया की जो ओन्स जेगुर को हराकर यह खिताब जीता है। तो एक जगह आप दोनों पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक पर्व है, जो वर्ष में 3 बार चैत्र, श्रावण और आश्विन माह में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हरेला जो कि उत्तराखंड से संबंधित है और यह साल में 3 बार मनाया जाता है, चैत्र, श्रावण और आश्विन माह में। हरेला त्यौहार के अतिरिक्त उत्तराखंड के फूलदेई पर्व को भी मनाया जाता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो नंदा देवी मेला उत्तराखंड में लगने वाला प्रमुख मेला है। तो यह भी 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, आथुर पान के पत्तों का संबंध किस राज्य से है? आथुर पान के पत्तों का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु के थिथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्ते को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन जो कि बोर्ड है, नबार्ड और मदुरै एग्जीबिशन जो कि इनोवेशन फोरम द्वारा भौगोलिक जो कि GI टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि आथुर पान को GI टैग प्रदान किया गया है, यह जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और यह आथुर पान के पत्ते जो कि मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो ये आथुर पान जो कि मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसका उपयोग विशेष रूप से मंदिर उत्सवों जैसे विशेष अवसरों के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। तो आथुर पान जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से संबंधित है, इन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में शेरपा G20 की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो कि शेरपा G20 की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में शेरपा G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट, शेरपा जो कि G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। तो आप नाम याद रखें और साथ में इसके अध्यक्षता किसने की वो भी याद जरूर रखें। G20 और G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्ति प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। मतलब किसी देश की ओर से जो शामिल होने वाला एक प्रकार से व्यक्ति रहता है, प्रतिनिधि होता है, उसको शेरपा कहा जाता है। इस शेरपा जो कि G20 शिखर सम्मेलन की थी, वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जो कि इसका उद्देश्य होता है। और 2024 जो कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन, पुस्तक प्रिज्म द एन एस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? तो यह आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्चपैड से विनोद मकबरा जी की पुस्तक जो कि प्रिज्म द एन एस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो कि विज्ञान लेखा का संग्रह है। यह अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और गणित के जो कि 50 लेखों का संकलन है। और पुस्तक का विमोचन जो कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा किया गया। तो इम्पोर्टेंट है। तो यह आप पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्चपैड से विनोद मनकरा की पुस्तक
प्रिज्म द एनेस्टल अवार्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो कि एक प्रकार से विज्ञान से संबंधित है लेखों से, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि इसमें शामिल हैं लेख। और इसका पुस्तक का विमोचन जो कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो कि विश्व बधिर युवा बैडमिंटन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया, जो कि और इसी में 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ कुल मिला के चैंपियंस में भारत ने 9 पदक अपने नाम किए हैं। तो विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया और इसमें भारत ने टोटल 9 पदक अपने नाम किए, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक। वर्ल्ड डेफ जो कि यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 12 जुलाई का ब्राज़ील के पाराडीमिन्स के टूर्नामेंट का मंच किया। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो कि 10 से 12 जुलाई को ब्राज़ील में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के कौन से आईआईटी ने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने की घोषणा की है? और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले भी आपने इस सेम क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो यह देखा जाए तो दूसरा यह आईआईटी है। तो आईआईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो कि कैंपस खोलेगा। यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा पहला है, तो इसलिए यहाँ पहला लिखा है, बट देखा जाए तो आईआईटी के मामले में 2 खोले गए, जिसमें शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी जो कि शिक्षा और ज्ञान विभाग के बीच में हाल ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह आईआईटी दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने जांजीबर में एक परिसर स्थापित करने के समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहीं से आप पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो यह दूसरा है, लेकिन आपको आईआईटी दिल्ली जो कि पहला जो कि अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गजह कोता अभियान की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? गजह कोता तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए जो कि असम सरकार द्वारा गजह कोता अभियान शुरू किया गया है। यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया गजह कोता अभियान। यह पहल असम में मानव हाथी संघर्ष वाले गाँवों को जो कि चिन्हित करेगी और लोगों को हाथियों को इस व्यवहार और क्षेत्र की परिस्थिति और संस्कृति के संबंध में शिक्षित करेगी। अर्नैक जो कि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और असम वन विभाग के साथ मिलकर जो कि यह काम करेगी। तो यह इम्पोर्टेंट है। यह गजह कोता जो कि असम से संबंधित है और इसमें जो कि एक प्रकार से पहल है मानव हाथी संघर्ष जो कि यह गाँव के द्वारा होता है, उसको इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? तो लंबानी कला तो यह कर्नाटक के हम्पी में तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में हिस्से के रूप में जो कि लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग नोट करके जरूर रखें। लंबानी कला जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है और यह जो कि हाल ही में G20 की संस्कृति कार्य समूह हुई थी CWG की बैठक में यह जो कि लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लंबानी कढ़ाई जो कि कर्नाटक के कई गाँवों में प्रचलित है। तो लंबानी जो कि कढ़ाई जो कि कर्नाटक के गांव में यह बहुत प्रचलित है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? और फ्रेंड्स यह न्यू एक तरह से एयरपोर्ट में शामिल हुआ और यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो कि पोर्ट ब्लेयर के एक नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया है। तो यह जो कि पोर्ट ब्लेयर से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश और इसमें जो कि लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई जो कि टर्मिनल बिल्डिंग है जो कि द्वीप समूह शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो यह जो कि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो कि नेल्सन मंडेला दिवस यह संयुक्त राष्ट्र UN ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के जो कि रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को जो कि नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। और इसी वर्ष जो कि नेल्सन मंडेला इस वर्ष की देखा जाए तो नेल्सन मंडेला की थीम जो कि है क्लाइमेट, फूड और सॉलिड जो कि क्लैरिटी इसका थीम है। यह दिन पहली बार जो कि 18 जुलाई 2010 को पहली बार मनाया गया था जो कि उनका 92 नंबर का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यह जो कि पहली बार
2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला दिवस जो कि हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिम्स्टेक के जो कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक आप जरूर नाम सुना होगा फ्रेंड्स। तो बिम्स्टेक की जो कि विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में शुरू हुई है और भारत के विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर बैठक में शामिल हैं। और 16 जुलाई को जो कि एस जयशंकर ने 12वीं जो कि मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता भी। इस बैठक के दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत कई मुद्दों पर चर्चा किया गया था। और यह जो कि देखा जाए तो बिम्स्टेक बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें शामिल है बिम्स्टेक में। तो अब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बिम्स्टेक जो कि विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय जो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के जो कि उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राष्ट्रीय बहुआयामी जो कि गरीबी सूचकांक एक प्रगति एक समीक्षा के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2 सर्वेक्षण 15-16 और 19-21 के बीच 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अभी जो कि उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि जारी किया, जिसमें दिखाया गया है यह जो 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी बाहर निकले हैं। अगला देख लेते हैं। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्षेत्रीय जो कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। अमित शाह जो कि मौजूदगी में जो कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कि 2378 करोड़ रुपए की जो कि देखा जाए तो इन्होंने पदार्थ नष्ट किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसमें देखा जाए तो 2378 करोड़ रुपए के 1.4 लाख केजी जो कि इसमें नष्ट किए गए हैं ड्रग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आप लोग जरूर नाम सुना होगा फ्रेंड्स। तो यह जो कि केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का 18 जुलाई को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओमन चांडी जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते थे और वो साल 2004 में पहली बार और दूसरी बार जो कि 2011 में मुख्यमंत्री केरल के बने थे। तो आप नाम याद रखें, जो कि केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी का हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य फ्रांस के पेरिस में किया गया। तो यह जो कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2023 का आयोजन 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य फ्रांस के पेरिस में किया गया, जिसमें भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि भारत के द्वारा 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते गए और यह 19वें स्थान पे इसी के साथ रहा है। तो यह वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का जो कि रैंकिंग है 19वां है और यह 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया। भारत ने टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया? त्रिनेत्र 2 अभियान जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो कि सेना और पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान त्रिनेत्र 2 चलाया गया। कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तो ये जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के जो कि द्वारा छिपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान त्रिनेत्र 2 चलाया गया। अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों के साथ भीषण गोलीबारी हुई। इसमें भागने के सभी मार्गों को बंद किया गया और कड़ी निगरानी रखी गई। तो त्रिनेत्र जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला बार्ज 2 सैम जो कि 7 किसे सौंपा गया?
तो भारत सरकार की जो कि आत्मनिर्भर और भारत की नीति के तहत जो कि 8X मिसाइल और गोला बारूद बारिश के निर्माण के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय का मेसर्स जो कि सिकोन इंजीनियर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। अनुबंध श्रृंखला का जो कि पहला बार्ज LSM-7 जो कि यार्ड 18 जुलाई को INS त्रिविन तुनीर के कमांडिंग ऑफिसर जो कि कमांडर इफ्तियार आलम को सौंपा गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम याद रखें। जो कि भारत सरकार की जो कि आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत यह 8X मिसाइल जो कि गोला बारूद बार्ज के निर्माण के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मेकर सिकोन इंजीनियर्स प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट लिमिटेड के विशाखापत्तनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। और इस अनुबंध के द्वारा देखा जाए तो बार्ज जो कि 18 जुलाई को INS तुनीर के कमांडिंग ऑफिसर इफ्तियार आलम को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का अभियान जो कि भारतीय सेना ने 24वीं कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली से द्रास तक सेना के तीनों अंगों की सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली लॉन्च की। सेना प्रमुख जनरल जो कि मनोज पांडे ने 18 जुलाई को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक एवं महिला मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि भारतीय सेना के यह 24वें के जो कि कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यह जो कि रैली निकाली गई और यह जो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, आपको इसे जरूर याद रखना है। इसमें तीनों अंग शामिल थे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट तो यह जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक जो कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो यह जरूर याद रखें। भारतीय समुद्री क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखा जाए तो 7,500 किलोमीटर से अधिक की विशाल तटरेखा के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री देशों में से एक है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र भारत की अधिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियन गेम्स 2022 तो यह जो कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन के हांगजू शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा। तो आप याद रखें, एशियन गेम्स जो कि चीन में आयोजन किया जाएगा 23 से 8 अक्टूबर के मध्य। एशियन गेम्स का 19वां संस्करण यह प्रतियोगिता हर 4 साल में जो कि आयोजित किया जाता है। इससे पहले एशियन गेम्स का जो कि 18वां संस्करण 2018 में इंडोनेशिया में किया गया था। वही संस्करण 2026 में जापान में किया जाएगा। तो आप यह सभी संस्करण याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्मित तैयारी इंडेक्स के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी जो कि निर्यात इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? तो यह हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत के जो कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नीति आयोग इंडेक्स नामक रिपोर्ट जो कि जारी किया गया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने जारी किया गया और यह नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे बन गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट जो कि जारी किया, तीसरा था और इसमें सुमन बेरी के द्वारा यह जारी किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु राज्य जो कि शीर्ष राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स जो कि 2023 का आयोजन वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ किया फ्रेंड्स? तो दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है वैश्विक खाद्य नियामक जो कि 2023। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण 20 और 21 जुलाई नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पहली बार शिखर सम्मेलन रोम इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह भी। तो ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 का जो कि आयोजन पहली बार देखा जाए तो रोम इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो यह भारत में जो कि आयोजन इसका नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बोनालू उत्सव, तो नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो बोनालू उत्सव जो कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, सिकंदराबाद और अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। और बोनालू उत्सव जो कि तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो बोनाली उत्सव जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स थोड़ा, तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखें। तो अडानी समूह की चेयरमैन जो कि कौन है? गौतम अडानी ने हाल ही में झारखंड में पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। और इसमें जो कि अडानी पावर ने एक डेकोरेट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल प्लांट स्थापित किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने झारखंड में इसकी आधारशिला रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग इसके याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? भूमि सम्मान, तो यह जो कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सम्मान में जो कि भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए। यह पुरस्कार जो कि राज्य सचिवों और जिला के कलेक्टरों ने जो अपनी अपनी टीमों के साथ प्राप्त किए, जिसमें इन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स में आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के प्रमुख भागों को जो कि परिपूर्णता हासिल की है। तो यह इंपॉर्टेंट है। यह भूमि सम्मान जो कि द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो कि आयोजित समारोह में दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल को पार करके दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो नॉर्थ चैनल इंपॉर्टेंट है। तो अंशुमन झिंगरन जो कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। नाम याद रखें फ्रेंड्स, अंशुमन झिंगरन जो कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अंशुमन ने केवल 18 साल 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया है और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने के लिए क्वालिफाई भी कर दिया है। अंशुमन झिंगरन जो कि खुले समुद्र के तैराक हैं और वह नवी मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद रख सकते हैं। अंशुमन झिंगर जो कि इन्होंने नॉर्थ चैनल पार करने में रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल जो कि आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मनोज यादव जो कि संजय चंद्र का स्थान लेंगे जो 31 जुलाई को रिटायर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखें, जो कि मनोज यादव को आरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण आवास न्यास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ग्रामीण आवास न्यास योजना जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई। ग्रामीण आवास योजना को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। आप नाम सुना होगा फ्रेंड्स, ग्रामीण आवास योजना को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। योजना का जो कि मुख्य उद्देश्य होता है राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, और यह ग्रामीण आवास न्याय योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर गरीब परिवार का जो कि कवर इसमें किया जाता है। तो इसमें एक लिस्ट बनती है और इसके द्वारा इसकी कवर की जाती है। तो ये हाल ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में मिलेगी? तो भारत की पहली सैटेलाइट पोर्टल, तो ये जो कि गुजरात को पहली सैटेलाइट पोर्टल जो कि मिलेगी। यह हाल ही में लंदन स्थित जो कि कंपनी वेनेवेव और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो कि महसाना के पास सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो कि स्थापित की जाएगी। तो यह जगह नाम याद रखें, महसाना, और यह जो कि गांधीनगर में एक समझौता ज्ञापन पे इसकी हस्ताक्षर की गई थी। चरण 1 में देखा जाए तो महसाना जिले के जो कि जोतना तालुका, कटोसन और तेजपुरा में 2 स्थानों पे सैटेलाइट स्थापित की जाएगी। तो यह जो कि गुजरात को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क साइट मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के किस हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कि महिला है, इंपॉर्टेंट है इसलिए फ्रेंड्स। तो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जो कि गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है और वह वर्तमान में देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के जो कि एकमात्र न्यायाधीश महिला न्यायाधीश है। राष्ट्रपति ने हाल ही में 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और यह संविधान अनुच्छेद के 222 के तहत स्थानांतरित किया जाता है। तो यह भी नाम आप याद रखें, जो कि यह अनुच्छेद जो कि 2022 के तहत इसकी स्थानांतरित की जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही अग्रिम प्राधिकरण योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो अग्रिम प्राधिकरण, तो यह जो कि विदेश व्यापार, देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम जो कि प्राधिकरण योजना लागू की गई है। तो यह जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक ने विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की गई है। अग्रिम प्राधिकरण योजना जो कि निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट की शुल्क मुक्त आयात निर्यात अनुमति देता है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जो कि देखा जाए तो यह उद्योग मंत्रालय का एक तरह से संलग्न कार्यालय है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है वह है, यूपी सरकार द्वारा हाल ही में किसे यूपीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूपी सरकार द्वारा हाल ही में अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश को विद्युत नियामक जो कि आयोग है यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीईआरसी का अध्यक्ष जो कि अरविंद कुमार को बनाया गया है। फरवरी 2023 में जो कि सेवानिवृत्ति के बाद अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसके साथ मिलकर खुल के पूछो अब चैटबॉट जो कि लॉन्च किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कि लॉन्च किया गया खुल के चैटबॉट। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशन जो कि पॉपुलेशन फंड UNFFPA के द्वारा जो कि मिलकर चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जस्ट आस्क खुल के पूछो है। MP के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी और UNFPA के जो कि भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम्बोरज ने जो कि यौन स्वास्थ्य मुद्दे पे किशोरों के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसके साथ मिलकर, तो यह जो कि UNFPA जो कि है उसके साथ जो कि यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड जो है उसके साथ मिलकर यह चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हाल ही में जो कि चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल जो कि चरवाहा महोत्सव एक तरह से मनाया गया है और यह कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इन 2 दिवसीय उत्सव में भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों का जो कि उत्साह बढ़ाया, उसके पशुओं की जांच की और बीमारियों से बचाव के टीके लगाए तथा लोगों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया। तो यह कहाँ से संबंधित है? चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल जो कि चरवाहा महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2023 में भारत की रैंक किया है और यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसे आप लोग जरूर नोट करके रख सकते हैं। तो यह जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में 18 जुलाई को जो कि यह जारी किया गया है 2023 संस्करण, और इसमें जो कि भारत की रैंक 80 रही और देखा जाए तो पिछले वर्ष के मामले में इसमें उछाल देखा गया और यह 87 पिछले वर्ष था जो कि 80 पे आ गया और अब कम होकर जो कि 80 हो गया। भारतीय वीज़ा के जो कि देखा जाए तो 57 गणतंत्र की यात्रा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो कि सिंगापुर को मिला है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहा गया। और इस लिस्ट में जो कि आखिरी स्थान वो है वह अफगानिस्तान के रहा है, जिसकी रैंक 103 रही है। तो यह आप देख सकते हैं। तो यह भी देख सकते हैं, ये 103 देशों के मध्य यह जो कि रैंक जारी किया गया। इसमें 103 नंबर पे जो कि अफगानिस्तान रहा, 80 पे भारत और पहले पे जो कि सिंगापुर को रखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो गृह लक्ष्मी योजना, तो आप देख सकते हैं गृह लक्ष्मी योजना जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये जो कि सीधे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाएंगे। इस योजना के तहत APL, BPL और अंत्योदय कार्ड रखने वाले महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। तो यह जो कि गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया और इसमें प्रत्येक महीने 2000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सात्विक साईराज रैकेट टेनिस किस खेल से संबंधित है? और यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस क्योंकि हाल ही में यह काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि कौन है? सात्विक साईराज, जो कि 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्मैश लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह क्या बनाया फ्रेंड्स? तो इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की जो कि स्पीड है स्मैश लगाकर इन्होंने जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सात्विक ने 2013 में मलेशिया के टेन बोन हिंसंग के जो कि 493 किलोमीटर प्रति घंटे बनाए गए दशक
जो कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो यह सात्विक साईराज जो कि आप नाम याद रखें, इन्होंने जो कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर आप लोग याद रखें। तो अमेरिका की जो कि रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत का जो कि सूरत डायमंड बोर्स है, वह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन हो गया। यह 80 वर्षों में देखा जाए तो पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय थी, जो कि अभी हाल ही में इसमें भारत को विश्व की इसको शामिल किया गया सूरत को, और सूरत को देखा जाए तो विश्व की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए एमओयू साइन किया है? तो आप देख सकते हैं जो कि टंकाई विधि। तो संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की जो कि प्राचीन सिलाई वाली विधि जो कि था पुनर्जीवित करके एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। सिलाई वाले जहाज के जो कि ऐतिहासिक महत्व और पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण की दृष्टि से इस जहाज को भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य है। तो यह प्राचीन जो कि यह नौसेना ने किसके साथ मिलकर, तो संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर यह जो कि किया गया, जिसमें प्राचीन सिलाई वाली विविध टंकाई विधि को पुनर्जीवित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया नाम याद रखें फ्रेंड्स, तो श्रुति निवृत्त रॉय जो कि इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की जो कि एमडी और सीईओ, आप नाम याद रखें, सुश्री निवृत्त रॉय को नियुक्त किया गया है। और यह देखा जाए तो शामिल उन्होंने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन जो कि संयुक्त सचिव सुश्री मनमीत नंदा से पदभार ग्रहण किया है। तो यह जो कि इनकी संयुक्त सचिव कौन है? सुश्री मनमीत नंदा से इन्होंने यह पद ग्रहण किया, जिन्होंने मार्च 2023 में अंतरिम रूप से एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ सुश्री निवृत्त रॉय को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल अभियान यूनियन जो कि है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, तो यह जो कि हाल ही में यूनिवर्सल पोर्टल अभियान के क्षेत्रीय कार्यालय जो कि नई दिल्ली में खोला गया। इसमें संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान को और यूनिवर्सल पोर्टल अभियान के महानिदेशक मासिको मतांकी ने यूपीईयू के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। यह क्षेत्रीय कार्यालय भारत के डाक विभाग के साथ एक मेजबान देश समझौता करेगा, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र से यूपीईयू को तकनीकी सहायता और गतिविधियों का संचालन करने का है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि यह हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक जो कि हाल ही में राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक नियुक्त किए गए। वो भारतीय तटरक्षक के जो कि 25वें निदेशक बने हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक जो कि राकेश पाल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फेस्टिवल ऑफ जो कि लाइब्रेरीज का आयोजन लाइब्रेरी के विकास और डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 5 से 6 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। पुस्तकालय महोत्सव जो कि 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। यह महोत्सव जो कि भारत के पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय को भी इसमें प्रकाश डालेगा। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप तो मालदीव के थुलसंधु पर जो कि एशिया सर्फिंग जो कि चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मालदीव के थुलसंधु पर एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का जो कि आयोजन किया गया, जिसमें जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें फ्रेंड्स? तो इसमें जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत की सिर्फ टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तो आप देख सकते हैं भारतीय जो कि कितने स्थान पर रहा था, तो तीसरे स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता के बाद भारत पहली बार विश्व सर्फिंग जो कि लीग आयोजन की तैयारी करेगा। विश्व जो कि सर्फिंग लीग 14 अगस्त से 20 अगस्त तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित किए जाएंगे। तो दो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मालदीव के जो कि थुलुसंधु ने एशिया सर्फिंग जो कि चैंपियनशिप का आयोजन किया है। इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है जापान के द्वारा। और यह जो कि
भारत के द्वारा देखा जाए तो सिर्फ कांस्य पदक जीते गए और इस पदक तालिका में जो कि भारत तीसरे स्थान पर रहा। और इस प्रतियोगिता के बाद जो देखा जाए तो भारत पहली बार विश्व सर्फिंग जो कि लीग आयोजन की तैयारी कर रहा है और इसमें जो कि 14 अगस्त से 20 अगस्त तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इम्पोर्टेंट है लामा 2 AI। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से जो कि लामा 2 नामक अपने बड़े भाषा मॉड्यूल जो कि LMM का पेश किया है और यह जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी की विस्तारों की घोषणा की गई है और यह सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो ऑनलाइन स्रोतों पर पूर्व संरचित लामा 2 चैट जो कि एक बढ़िया मॉडल है जो कि सार्वजनिक रूप से जो कि उपलब्ध निर्देश डेटा का उपयोग करता है और कम से कम देखा जाए तो 1 मिलियन से अधिक इस पर मानव इससे का लाभ उठाते हैं। तो यह लामा 2 AI जो कि संयुक्त रूप से लामा 2 नामक अपने बड़े भाषा कॉलेज मॉडल इसमें मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने जो कि लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार तो आप देख सकते हैं कोयला मंत्रालय ने GeM पोर्टल के माध्यम से जो कि खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है। यह 17 जुलाई 2023 तक इस वित्तीय वर्ष में GeM के माध्यम से वास्तविक खरीद 3900 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कोयला मंत्रालय को बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया और कोल इंडिया लिमिटेड जो कि उनको राइजिंग स्टार श्रेणी में सम्मानित किया गया है। NLC जो कि इंडिया लिमिटेड को राइमली पेमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने फ्रेंड्स जो कि भारत सरकार के अभी GeM पोर्टल के माध्यम से बेस्ट पुरस्कार दिया गया। इसमें कोयला मंत्रालय को बेस्ट एंगेजमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार और NLC इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट श्रेणी में जो कि सम्मान दिया गया। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फीफा वुमेन का जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यह जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा संयुक्त रूप से। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है और इसके पहले जो कि 2019 में फ्रांस में हुआ था। तो इसके पहले जो कि फ्रांस में महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और अब ये हाल ही में जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? पशुधन क्षेत्र तो आप देख सकते हैं सरकार ने पशुधन के क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। यह क्रेडिट गारंटी योजना पशुपालन और डेयरी विभाग जो कि मत्स्य पशुपालन तहत इस योजना को जो कि कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का जो कि मुख्य उद्देश्य है वो वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में शामिल MSME संरक्षण के जो कि सुचारू प्रवाह को सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और यह जो कि सरकार के पशुधन क्षेत्र की पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिनेमेटाग्राफ संशोधन ने विधेयक को राज्य सरकार के प्रस्तुत किया गया। इसे पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? सिनेमेटाग्राफ तो आप देख सकते हैं सिनेमेटाग्राफ जो कि संशोधन विधेयक की पहली बार साल 1952 में लागू की गई थी और हाल ही में जो कि फिल्म सामग्री की प्राइवेसी के से निपटने और सृजनात्मक जो कि उद्योग की रक्षा करने के उद्देश्य से यह राज्यसभा में सिनेमेटाग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। तो इम्पोर्टेंट है। तो यह सिनेमेटा संशोधन जो कि इससे पहले 1952 में लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसी LIC का नया चेयरमैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो LIC का हाल में जो कि सतपाल भानु को LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। सतपाल भानु को जो कि न्यू LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। सतपाल भानु जो कि भोपाल के भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक कार्यालय की अतिरिक्त क्षेत्रीय जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। वो सिद्धार्थ मोहंती से कार्यभार संभालेंगे जिन्होंने अप्रैल 2023 में फर्म के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह जो देख सकते हैं आप जो कि यह सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लेंगे जो कि अभी हाल ही में LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर सतपाल भानु को बनाया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो कि डिटेलिंग क्वेश्चन है वो हमारा ख़त्म हो रहा है और 1 लाइनर जो कि इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और जो कि यह हमारे सेक्शन का एक रिवीजन सेक्शन भी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए रहते हैं और यह जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और शामिल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं
स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को पुनर्जीवित किया है? तो यह जो कि स्किल इंडिया ने किस राज्य की, तो ये जम्मू कश्मीर की जो कि कला है उसको पुनर्जीवित किया है, नर्मदा कला को। रविंद्र महाजन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो रविंद्र महाजन जो कि अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तीसरा, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह जो कि नाइजीरिया के द्वारा बढ़ती आपातकाल को खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की कालेश्वर परियोजना फिर से चालू की गई? तो यह जो कि कालेश्वर परियोजना जो कि तेलंगाना की फिर से चालू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो कि एयरपोर्ट है नई दिल्ली, वह बना है। भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन जो कि इसमें शामिल हुए हैं। कौन 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो 19 जुलाई को जो कि ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक है वह गोवा में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जारी नीति आयोग की निर्यात सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो कि जारी रैंकिंग हुआ है उसमें तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। किस रैंकिंग में? तो नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि सात्विक साईराज के द्वारा तोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ 3 दिवसीय अमृत जो कि युवा महोत्सव आयोजन किया जाएगा? तो यह जो कि 3 दिवसीय अमृत युवा महोत्सव जो कि श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन जो कि कलाकृति सौंपी है? तो यह जो कि अमेरिका के द्वारा भारत को 105 प्राचीन कलाकृति ग्रहण की गई है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया? तो सेविलियर अवार्ड जो कि यह अरुणा साइरज और शशांक सुब्रमण्यम को एक साथ जो कि दिया गया फ्रांसीसी सरकार द्वारा। कौन सा पुरस्कार? सेविलियर अवार्ड प्रदान किए गए, अरुणा साइरम और शशांक सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में टाटा समूह को कहाँ ईवी बैटरी जो कि सेल स्थापित करने की फैक्ट्री है? तो यह जो कि यूके में जो कि टाटा समूह ईवी बैटरी जो कि खोलने के लिए फैक्ट्री स्थापित किया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई जो कि टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई के द्वारा जो कि दुनिया का बीमा के लिए पहला जेनरेटिव टूल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिली है? तो ये जो कि देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो कि गुजरात को दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने ब्रिटेन के पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट जो कि पुरस्कार जीता गया है? तो जो कि ब्रिटेन के जो कि पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार है वह जो कि मोक्ष रॉय के द्वारा जीता गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ब्रिटेन के जो कि पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो कि मोक्ष रॉय के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए जो कि टीवी अधिकार ग्रहण किया है? तो ये डीडी स्पोर्ट्स के द्वारा यह जो कि अधिकारिता लिया गया है, जो कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की टीवी अधिकारिता जो कि डीडी स्पोर्ट्स द्वारा लिया गया है। किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का जो कि महानिदेशक मनोज यादव को बनाया गया है। और अभी हाल ही में इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया भी है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी विकास करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो कि जापान के द्वारा भारत जो कि देश को सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं जापान के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री खरग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा के द्वारा जो कि खरग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी गई है और यह उड़ीसा से संबंधित है, खरग नदी परियोजना। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो हाल ही में जो कि 600 विकेट लेने वाले टेस्ट गेंदबाज जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आईसीसी विश्व कप के जो कि 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को जो कि बनाए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए। भारत और किसके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
तो भारत और किस देश के साथ, तो यह भारत और श्रीलंका के साथ जो कि सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर इसमें किए गए हैं। तो यह जो कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टॉप 25 उसको इसमें शामिल किया गया। उसके भी हमने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो कि भारत और श्रीलंका के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कृपया फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपके सारे कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको लंबे समय तक आसानी से याद रहेगा। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन को आपको क्या बार बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 से 3 बार आप यदि रीडिंग कर लें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगला जो कि हमारा अगले वीक से संबंधित है, जो कि हमारा करंट अफेयर्स आएगा, और उसके आगे जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज के भी वीडियो लेके आएंगे, जो कि हमारा अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कृपया इस पर जो 69 बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ करंट अफेयर्स आपको पिछले 7-8 महीने से लगातार किया जा रहा है, जो कि वीकली माध्यम से। तो आप लोग वहाँ से यदि कंप्लीट करते आ रहे हैं तो आपको अभी रिवीजन करने में सुविधा होंगे। साथ में हम लोग बिहार करंट भी इसमें शामिल करेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे, 2 से 3 वीडियो में आपको यह जो कि वीकली करंट अफेयर्स पेंडिंग रह गए हैं वो उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ में आगे के इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह क्या एक मोटिवेशन रहता है, जिससे क्या हमें भी लगता है जो अपने जो कि व्यूवर्स हैं और फ्रेंड्स हैं उनको मदद के तौर पे ज़रूर अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। तो आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।